नमस्कार। रिपब्लिक भारत आज से आपके लिए लेकर आ रहा है सुपर प्राइम टाइम शो, जिसमें देश दुनिया की हर बड़ी खबर होगी। उस खबर को देखने का नजरिया होगा और उस खबर को समझाने के लिए हमारे सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं उस बड़ी खबर से जिस पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की खबर। और इसके लिए हम सीधे चलेंगे अभिषेक कपूर के पास। पूरी दुनिया की नजर इस समय इस बड़ी खबर पर है, प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय यूरोप दौरा, जिसके लिए वो आज बर्लिन पहुंच चुके हैं और उनके और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच समिट मीटिंग हो चुकी है। इसके बाद वो डेनमार्क जाएंगे, जहां पे बायलेटरल मीटिंग के अलावा इंडिया नॉर्डिक समिट होने वाली है। नॉर्डिक देश जो हैं फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, उनके साथ प्रधानमंत्री की शिखर वार्ता होगी। जिसके बाद वो पेरिस, फ्रांस जाएंगे, इमैनुअल मैक्रों जो अभी फिर से जीते हैं उनसे मिलेंगे और भारत वापस आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है ये, क्योंकि यूरोप में रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है और उसका साया इन सब वार्ताओं पे होने वाला है। उसके अलावा भारत का ट्रेड को लेकर एक जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की दिशा में एक यात्रा चल रही है, जर्मनी से होना है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्लाइमेट एक्शन के बारे में, नॉर्डिक कंट्रीज से जो बात चलनी है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होने। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा, इस पर देखिए की रिपोर्ट। इस दौरे पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का ये यूरोप दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 3 देशों के यूरोप दौरे पर है पीएम मोदी। पहला पड़ाव जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पीएम का शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मोदी मोदी, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे बर्लिन में गूंजे। पीएम मोदी का ये 3 दिन का दौरा एक्शन पैक्ड है। भारत की कूटनीति के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ही दिन जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ बैठक और साथ ही छठे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन यानी आईजीसी में शिरकत। विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। पीएम के इस दौरे की पूरी बात करें तो 3 देशों में करीब 65 घंटे का पूरा दौरा, 25 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे पीएम। 2 मई को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात, 3 मई को डेनमार्क के पीएम मैट फ्रेडरिसन से मुलाकात होगी और 4 मई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय यूरोप यात्रा सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक हमारी जो जरूरत है उनके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री बर्लिन जर्मनी में हैं, जहां एक द्विपक्षीय सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच हुआ है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे जर्मनी और भारत एक साथ आते हैं, खास तौर से ट्रेड, इकोनॉमी, जिसमें जर्मनी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत में करता है, भारत भी करता है। पर कोविड के बाद चीन का विकल्प ढूंढने के लिए जो एक यात्रा शुरू हुई है पूरे विश्व में, उसका भारत एक अहम हिस्सा है। तो उन चीज़ों के बारे में बातचीत, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में बातचीत। इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे डेनमार्क, जहां द्विपक्षीय वार्ता के अलावा
भारत और नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं उनकी एक शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब देश आते हैं। सबके प्रधानमंत्री आकर कोपेनहेगन में, डेनमार्क में प्रधानमंत्री के साथ शिखर वार्ता करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए, और खास तौर से क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, उस पर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या तकनीक अवेलेबल है, किस तरह का आर्थिक हमें मदद जुटानी है, उस सब पे दोनों पक्षों के बीच में बात होगी। जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क तीनों ही नाटो के सदस्य हैं। तीनों ही रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ है। वहीं भारत ने अपना तटस्थ रवैया अपनाया हुआ है। अमेरिका के दबाव भी काम नहीं कर पाए हैं। भारत की कूटनीति पर सबकी नजर है। जरूरी बात है समझने की वो ये कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि फ्यूल सप्लाईज डिसरप्ट हो गई हैं, तेल गैस रशिया से बहुत सारा यूरोप को आता है, तो यूरोप के लिए भी समस्या है। और भारत ने अगर रशिया से कुछ तेल आयात किया तो उसके कारण यूरोप में एक ऐसी छवि थी कि भारत शायद रशिया को सॉफ्ट हो रहा है, तो वो हमें समझाने का कूटनीतिक रूप से मदद इस यात्रा से मदद मिलेगी। उसके अलावा इंडो पैसिफिक एक ऐसा इशू है जिस पे यूरोप के राष्ट्र, खासतौर से जर्मनी, फ्रांस, यूके, वो बहुत उत्साहित हैं, तो उसके बारे में एक आम समझौता हमें देखने को मिल सकता है दोनों पक्षों के बीच में। तो मैं समझता हूँ इन सब मुद्दों को आप, ये पीएम मोदी का इस साल का पहला दौरा है, और वो भी ऐसे समय पर हो रहा है जब यूरोप में युद्ध चल रहा है। तेल और गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। इसका असर सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अपने 3 दिवसीय दौरे पर पीएम 25 बैठकों में शामिल होंगे। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन में होगा। शिखर सम्मेलन में फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के नेता भी होंगे। आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे पीएम 50 वैश्विक व्यवसायियों से चर्चा करेंगे। वैसे पीएम जब विदेश दौरे पर होते हैं तो बात सिर्फ राजनीति और कूटनीति की नहीं होती, वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी जरूर मिलते हैं। जब बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी तो भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के दौरान बच्चों से मिलने भी पहुंच गए। एक बच्ची पीएम मोदी के लिए उनकी तस्वीर भी बनाकर लाई थी। पीएम मोदी इस बच्ची से मिले और उसे ऑटोग्राफ दिया। एक बच्चे से पीएम मोदी ने देशभक्ति का गीत सुना। माना जा रहा है कि यह यात्रा यूरोपीय देशों के साथ बहुआयामी सहयोग बढ़ाने में मदद करेगी। पीएम की यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ये कई क्षेत्र चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा के बाद भारत और यूरोप के संबंध और मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्राइम टाइम स्पेशल में अगली बड़ी खबर के लिए चलते हैं ऐश्वर्या कपूर के पास। और अब खबर पंजाब से। खालिस्तानी संगठन, जी हां, सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकी दी है। सारे राजनीतिक दल ये इल्जाम लगा रहे थे कि एसएफजे और आम आदमी पार्टी एक साथ है, लेकिन एसएफजे ने तो आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री को पटियाला हिंसा के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और अकेले नहीं, डीजीपी, पुलिस के हेड, वरिष्ठतम अधिकारी वीरेश भावरा को धमकी दी है। एसएफजे के फाउंडर हैं कि ये खुद इनके ऊपर आतंकवाद के इल्जाम है। गुरप्रवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है, और ये करते क्या हैं? अगर कार्रवाई रोकी नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। पन्नू धमकी दे रहे हैं। पटियाला हिंसा पर एक्शन, मान को है एसएफजे की धमकी।
पटियाला हिंसा के मामले पर आरोपियों के खिलाफ एक्शन। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस को नागवार गुजर रहा है। सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब के सीएम भगवंत मान और डीजीपी वीरेश भावरा को धमकी दी है। पन्नू ने मान और भावरा को पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को खालिस्तानी आतंकियों ने बम से उड़ाकर हत्या कर दी थी। एसएफजे का संस्थापक गुरुपतवंत सिंह पन्नू कई बार पहले भी सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले वीडियो जारी कर चुका है। पन्नू को कुछ दिन पहले ही ये कहते हुए सुना गया कि पटियाला में सिखों ने हिंदू चरमपंथियों को उचित प्रतिक्रिया दी। पन्नू ने पंजाब पुलिस को पटियाला हिंसा मामले में आरोपी सिखों के परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह से परेशान न करने के लिए कहा। पन्नू ने यह भी धमकी दी है कि अगर आरोपियों के परिवार वालों को किसी भी तरीके की परेशानी हुई तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में पढ़ रहे एएपी नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बच्चों को उसका सिख फॉर जस्टिस संगठन वापस लौटने के लिए मजबूर कर देगा। खालिस्तानी समर्थक और एसएफजे के कर्ता धर्ता पन्नू, जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने एक बार फिर भड़काऊ पोस्ट डाला है। लेकिन इस बार ये पोस्ट जो है सीधे सीधे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के लिए बड़ी चुनौती है। पन्नू ने चुनौती देते हुए भगवंत सिंह मान को कहा इस पोस्ट के जरिए कि उनके बच्चों को अगर कुछ हुआ तो फिर वही होगा जो बेअंत सिंह के साथ हुआ था। यानी सीधे तौर पर यह चेतावनी है भगवंत मान के लिए कि उन्होंने जो कार्रवाई की है, जो कार्रवाई पटियाला हिंसा को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, परवाना को पकड़ा गया, उसके बाद ये वीडियो आया है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक वीडियो आया है, पन्नू जो अमेरिका में बैठे आतंकी, उन्होंने सीधे तौर पर भगवंत मान को चुनौती दी है और ये कहा है कि अगर उनके बच्चों को कुछ होता है तो वही होगा जो बेअंत सिंह के खिलाफ हुआ था, बेअंत सिंह के साथ हुआ था। क्या कहेंगे आप लोग? देखो, पन्नू ने पहले भी ऐसी वीडियो जारी करके पंजाब का माहौल खराब किया है, लेकिन पंजाब का हिंदू और सिख समाज है, उनको अब बिल्कुल सीरियसली नहीं लेगा। भगवंत मान को प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। जब वो 50,000 करोड़ के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करे, क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट से हमारी ट्रीटी है। उस ट्रीटी के तहत वो उससे रिक्वेस्ट करे कि इनको वहां से पकड़ के लाया जाए और इन पे आके हिंदुस्तान पे जो इनका केस बनता है इन पे केस चलाया जाए और इनको सजा दिलवाई जाए। 29 अप्रैल को पटियाला में काली माता मंदिर के बाहर शिवसेना नेताओं और खालिस्तान समर्थकों के बीच झड़प में 4 लोग जख्मी हो गए थे। खालिस्तान समर्थक तलवारें और लाठियां लहराते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। इसके बाद दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। हिंसा के बाद पटियाला में कर्फ्यू लगा दिया गया और 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया। पुलिस ने पटियाला हिंसा मामले में मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोपियों के खिलाफ कड़े एक्शन के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार स्पष्ट सीधी कार्रवाई करूगी, कोई भी दोषी बख्शिया नहीं जाऊगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे कोई बाहर बैठागा चाहे कोई इत्थे बैठागा, किसी भी दोषी को बख्शिया नहीं जाऊगा। और कानून जिहड़ा हैगा साडी बड़ी प्रमुखता है, अमन कानून की शांति बना के रखना पंजाब सरकार की प्रमुखता है। जैसे जैसे आरोपियों पर पंजाब पुलिस का एक्शन तेज हो रहा है, खालिस्तानी आतंकियों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। सिख फॉर जस्टिस की ये धमकी उसी बौखलाहट का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। सीआरपीएफ टीम पर हमला हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए हैं। अवंतीपोरा में आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था। ये बड़ी खबर इस वक्त। आईईडी ब्लास्ट में 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए हैं। सीआरपीएफ की जो टीम है उस पर आतंकियों ने ये हमला किया। पुलवामा का अवंतीपोरा, जहां पर आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस आतंकी हमले में 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त कि किस तरह से घात लगाए बैठे और आईईडी का इस्तेमाल दरअसल इस पर किया गया। अगली बड़ी खबर के लिए चलते हैं हमारी साथी सुचरिता कुकरेती के पास।
मुंबई में लाउडस्पीकर विवाद के बीच एमएनएस ने कल होने वाली महाआरती का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है। 3 मई तक एमएनएस ने अल्टीमेटम दिया था कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए, वरना हनुमान चालीसा दुगनी आवाज में बजेगी। लेकिन इस सब के बीच महाआरती का कार्यक्रम कैंसिल किया। लेकिन चलो अयोध्या के पोस्टर्स मुंबई भर में लगाए गए थे, लेकिन बीएमसी ने उन पोस्टर्स पर भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इन पोस्टर्स को हटाने का काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गर्म है, लेकिन अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपना महाआरती का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। राज ठाकरे ने ट्वीट कर कल 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन महाआरती रद्द करने का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल को एमएनएस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो 3 मई को अक्षय तृतीया पर प्रदेश भर के मंदिरों में लाउड स्पीकर पर महाआरती करें, लेकिन 3 मई को ही ईद है। इसको देखते हुए अब राज ठाकरे ने अपना फैसला वापस लिया और महाआरती रद्द कर दी है। राज ठाकरे ने अपने ट्वीट में लिखा है, कल ईद है, मैंने इस बारे में कल संभाजी नगर की सभा में बात की है। मुस्लिम समुदाय के इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। अक्षय तृतीया की तरह अपने त्योहार के दिन कहीं भी आरती न करें, जैसा कि पहले तय किया गया था। हमें किसी के पर्व में कोई बाधा नहीं डालना है। लाउड स्पीकर का विषय धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है और हमें इसके बारे में वास्तव में क्या करना है, ये कल मैं ट्वीट कर जानकारी दूंगा। अभी के लिए इतना ही। राज ठाकरे ने ईद के मौके पर महाआरती का कार्यक्रम तो रद्द कर दिया है, लेकिन ये तय है कि इस मुद्दे पर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। कल ही औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने इस बात का ऐलान किया था। शासनाला पण नम्र विनंती आहे, आज तारीख 1 आहे, उद्या तारीख 2 आहे, 3 तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। लाउड स्पीकर का मुद्दा कितना अहम है, राज ठाकरे को इसका अंदाजा बखूबी है। लाउड स्पीकर मुद्दे की गूंज सिर्फ महाराष्ट्र में सुनाई नहीं दे रही है, राजस्थान से लेकर यूपी तक इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। यही वजह है कि राज ठाकरे इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। हिंदुत्व की सियासत में बाजी मारने की चाह में राज ठाकरे पहले ही लाउड स्पीकर पर योगी के एक्शन की तारीफ कर चुके हैं और महाराष्ट्र सरकार को योगी मॉडल फॉलो करने की नसीहत भी दे चुके हैं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच राजनीति तेज होती नजर आ रही है। हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, देखिए ये पोस्टर यहाँ पर कल लगाया गया था, हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा और पीछे आप भव्य राम मंदिर देख पा रहे हैं और यहीं पर वो पोस्टर लगा हुआ था जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से ये लिखा गया था कि चलो अयोध्या। और देखिए अब हटाने की कार्रवाई चल रही है, हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। मनसे ने दरअसल चलो अयोध्या जय श्री राम वाले पोस्टर्स लगाए थे और इसमें राज ठाकरे ने तमाम लोगों से जून महीने में 5 तारीख को जो अयोध्या विजिट उनका होने वाला है उसमें शामिल होने की अपील की थी। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल जो पोस्टर लगाया गया था उसमें जय श्री राम लिखा था और ये लिखा था कि धर्मांध नहीं मी धर्म अभिमानी, यानी कि धर्मांध नहीं हूँ मैं धर्म अभिमानी हूँ। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये राम मंदिर का पूरा पोस्टर लगा था और राम मंदिर की जो पूरा वो बनाया जा रहा है, मंदिर निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह का वो होगा उसी का प्रारूप यहाँ लगाया गया था। हालांकि अब वो पोस्टर हटा दिया गया जिसमें चलो अयोध्या का जिक्र था। लेकिन जिस तरह राज ठाकरे यूपी का नाम लेकर महाराष्ट्र की सियासत कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आ रही। प्रशासन ने राज ठाकरे को अयोध्या चलो की अपील वाले पोस्टर्स पर एक्शन लिया है। राज ठाकरे के पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। मुंबई में जगह जगह ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं और लोगों से राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। 5 जून को राज ठाकरे का अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर हटाने की मांग करके राज ठाकरे ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि अब वो खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने वाले हैं। अयोध्या जाकर राज ठाकरे कौन सा नया सियासी दांव खेलेंगे, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर के लिए चलते हैं विवेक के पास।
और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, जो कि 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का यह दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार वो अपने घर भी जाएंगे, अपने परिवार के साथ वक्त गुजारेंगे और योगी आदित्यनाथ इस बार अपनी माताश्री से भी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा, 3 दिन का उत्तराखंड दौरा, मां से मिलेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी शुरू करने के बाद योगी आदित्यनाथ कल से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जा रहे हैं। लंबे समय बाद वो अपने पैतृक गांव भी जाएंगे। इस दौरान वो अपने पैतृक गांव पंचूर के साथ गृह ब्लॉक यमकेश्वर भी जाएंगे। इस दौरे की सबसे खास बात यह है कि सीएम योगी अपने घर भी जाएंगे, जहां वो अपनी मां और दूसरे घर वालों से मिलेंगे। 20 अप्रैल 2020 को पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण काल चल रहा था। सीएम योगी अपने पिता के अंतिम दर्शन करने अपने पैतृक गांव नहीं जा सके थे। इसके बाद उन्होंने पत्र भेजकर अपनी मां से वादा किया था कि वो अपने पैतृक गांव जरूर आएंगे। योगी आदित्यनाथ के मूल गांव पंचूर में उनकी मां सावित्री देवी, बड़े भाई मानवेंद्र सिंह बिष्ट और छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट का परिवार रहता है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ 11 फरवरी 2017 को आखिरी बार अपने घर गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विथानी गांव में, जहां पर मौजूद हैं महायोगी गुरु गोरखनाथ डिग्री और कॉलेज। यहीं पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल दोपहर लगभग 3 बजे पहुंचने वाले हैं और अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण उन्हें यहां पर करना है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जनता को भी उन्होंने यहां पर संबोधित करना है। विशाल पंडाल यहां पर लगाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहेंगे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण यहां पर करेंगे। इसके बाद वो जनता को यहां पर संबोधित करेंगे और कयास ये लगाया जा रहा है कि यहीं से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना पैतृक गांव पंचूर, जहां वो अपनी मां से मिलकर उनका हालचाल भी जानेंगे और रात्रि विश्राम भी यहां पर कर सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर मंगलवार को देहरादून पहुंचेंगे। इसके बाद 4 मई को वो अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर के बेथ्याड़ी के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। योगी आदित्यनाथ इससे पहले देहरादून में मार्च में उत्तराखंड आए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। हालांकि वो विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी अपने गांव नहीं जा सके थे। इस बार उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 मई को हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन सबकी निगाहें उस क्षण पर होंगी जब योगी अपनी मां से मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल पिछले कुछ सालों से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से अपने परिवार से नहीं मिल पाए, इसलिए इस बार का दौरा उनका बेहद खास बताया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। चलते हैं हमारे सहयोगी हिमानी के पास। बिल्कुल, शुक्रिया विवेक। और बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर बात की जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर में और ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर समेत मस्जिद परिसर की जो वीडियोग्राफी है उस पर दरअसल विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इधर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दरअसल वीडियोग्राफी कराए जाने के फैसले को गलत बताया है और साथ ही साथ विरोध जताया है। तो वहीं ज्ञान व्यापी मस्जिद के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कुछ कहा है? एसएन यासीन ने यह कहा है कि सर्वे के लिए किसी को भी वो मस्जिद में घुसने नहीं देंगे। विरोध जताया था, लेकिन विरोध सुना कहां गया। जो मध्य गुंबद है उसके नीचे आदि विश्वेश्वर श्री काशी विश्वनाथ का अर्घा आज भी विद्यमान है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएन यासीन ने कहा है कि वो सर्वे के लिए किसी को मस्जिद में घुसने नहीं देंगे। वाराणसी की अदालत ने 6 और 7 मई को सर्वे कराने का आदेश दिया है, लेकिन मस्जिद प्रबंधन वीडियोग्राफी के लिए तैयार नहीं है।
टीम जाएगी, वीडियोग्राफी करेगी, फोटोग्राफी करेगी? ऐसा है, प्रशासन मंजूरी देती है तो वीडियोग्राफी करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। ज्ञानवापी विवाद, सर्वे पर तकरार। 26 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए ईद के बाद और 10 मई के पहले काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसमें दोनों पक्षों से लोग शामिल रहेंगे। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगा। कमीशन की कार्रवाई के लिए 6 मई को दोपहर 3 बजे तक का समय तय किया गया है। अदालत ने कार्रवाई की रिपोर्ट 10 मई को पेश करने को कहा है। कोर्ट के फैसले पर ज्ञानवापी मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी SN यासीन ने कहा है कि ये सब धार्मिक द्वेष और राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो किसी कमीशन या वीडियोग्राफी करने वाले को मस्जिद के अंदर नहीं जाने देंगे, यहाँ तक कि वो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार है। विरोध जताया था, लेकिन विरोध सुना कहाँ गया? बिल्कुल जिरा किया, लेकिन सुनी कहाँ गई? नहीं, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये तो हमें कहने का हक है भैया, हमारी नहीं सुनी गई। वहीं विरोधी पक्ष आरोप लगा रहा है कि सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर जाने से इसलिए रोका जा रहा है ताकि कई राज बाहर न आ सके। कथित मस्जिद के नीचे तहखाना है, ज़मीन से 7 फीट पर पटिया बिछा के बनाया गया है। उस तहखाने के अंदर जो मध्य गुंबद है, उसके नीचे आदि विश्वेश्वर श्री काशी विश्वनाथ का अर्घा आज भी विद्यमान है और भग्नावशेष, ढेर सारे विग्रहों का अवशेष पड़ा हुआ है। उसको छिपाने के लिए ये सारे चोर का जी आधा होता है, ये सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। अंजुम इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानव्यापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी एवं अन्य विग्रहों की वीडियोग्राफी का विरोध किया है। दरअसल वाराणसी कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें ज्ञानव्यापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के परिसर का और इस पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होनी थी, जिसमें दोनों पक्षों के साथ साथ वाराणसी के कमिश्नर को उस दौरान मौजूद होना था और कमीशन की एक टीम जानी थी, जिसका समय निर्धारित किया गया था 6 और 7 मई को। और ये समय दिया गया था कि 3 मई के बाद जब ईद खत्म हो और 10 मई के पहले ये वीडियोग्राफी होनी थी, जिसमें 6 और 7 मई की तारीख नियत की गई, जिस दौरान ये वीडियोग्राफी होनी थी। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अंजुम इंतजामिया कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि अंजुम इंतजाम जो मस्जिद परिसर है वहाँ पर वो किसी भी गैर मुस्लिम के आने का विरोध करेंगे। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना फैसला है, जो 1993 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका कहीं ना कहीं वाराणसी कोर्ट द्वारा जो दिया गया आदेश है वो उसकी अवहेलना करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद पुराना है। दोनों के निर्माण पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साल 2020 के दिसंबर महीने में दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। ये माहौल खराब करने के पीछे क्या किसी आतंकी संगठन का हाथ था? ये सवाल क्यों उठ रहा है, जानते हैं हिमानी से। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि आतंकी संगठन का हाथ था, मतलब ये कि भारत को किस तरह से अस्थिर करने की कोशिश हो रही थी और बाकायदा इसके लिए मैगजीन रिलीज की गई और इसके फ्रंट पेज पर दंगों की तस्वीर छापी गई। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में दंगे हुए थे। इन दंगों के जरिए दिल्ली और देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। ये माना जा रहा था कि इन दंगों के पीछे आतंकियों की साजिश भी हो सकती है। वो मेरा भाई। अब आतंकी संगठन ISIS ने एक मैगजीन को रिलीज किया है, जिसके कवर पर 2020 के दिल्ली दंगों की तस्वीर लगी है। वॉइस ऑफ हिंदी नाम की इस मैगजीन के फ्रंट पेज पर नजर आ रही फोटो दिल्ली दंगे की है। पोस्टर में नजर आ रहे ये सभी 2020 में हुए दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। इन तस्वीरों का मकसद साफ है। मैगजीन के कवर पर दिल्ली दंगों की फोटो लगाकर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। ISIS ने अपनी मंथली मैगजीन के माध्यम से एक बार फिर से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंथली मैगजीन में
दिल्ली दंगे की एक फोटो छापी गई है और उस फोटो पर एक राजनीतिक लेख लिखकर जानबूझकर एक समुदाय के युवाओं को भड़काने की, बरगलाने की कोशिश की गई है। इस फोटो में जो एक समुदाय के युवा हैं वो पथराव करते हुए, स्टोन पेल्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। और इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश लगातार ISIS अपनी ये जिहादी मैगजीन के माध्यम से करता है। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स को लेकर के एक फोटो छापी गई थी जिसमें दिखाया गया था ठेले वाले को पीछे से गोली मारा जाता है। और आपको याद होगा रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले इसका खुलासा किया था और बताया था किस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा करके किस तरीके से यहाँ के युवाओं को वो भड़काने की कोशिश करता है, उन्हें रेडिकलाइज करता है और जितने भी स्लीपर सेल जो हिंदुस्तान में हैं ISIS के उन्हें एक्टिवेट करने की लगातार कोशिश करता रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि NIA के साथ ही हिंदुस्तान की तमाम खुफिया एजेंसियों ने ISIS की इस मैगजीन के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उसके बावजूद भी ये मैगजीन हर महीने लगातार पब्लिश हो रही है। इससे पहले अप्रैल महीने में ISIS ने इसी तरह की एक मैगजीन निकाली थी जिसमें फ्रंट पेज पर भारत में एक्टिव उसके स्लीपर सेल की तस्वीरों को लगाया गया था। मैगजीन रिलीज होने के तुरंत बाद NIA ने जांच शुरू की और 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। सवाल यह है कि ऐसे पोस्टर लगा के मैगजीन जारी करने का मकसद क्या है? क्या यह कोशिश की जा रही है कि लोगों को बरगलाकर तनाव फैलाया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, और दिल्ली के ही अगर बात करें, दिल्ली के शाहीन बाग की, तो वहां पर आप देखिए कि एनसीबी किस तरह से एक्शन में है अनामिका, क्योंकि अब इस मामले में एनसीबी लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं जिसके तार अब देश से ही नहीं विदेश से भी जुड़ रहे हैं। हिमानी, बिल्कुल, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शाहीन बाग ड्रग्स केस में 5वीं गिरफ्तारी। गिरफ्तार हुए इस शख्स का नाम शमीम है और इसका कनेक्शन दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स केस से है। बीते शनिवार को एनसीबी की दिल्ली यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहीन बाग में 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध ड्रग्स बरामद किया था। 30 लाख कैश भी मिला था। इसी सिलसिले में आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। एनसीबी की गिरफ्त में 5वां आरोपी आ गया है। इसे पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से पकड़ा गया है। शाहीन बाग ड्रग्स मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली से हवाला कारोबार से जुड़े एक शख्स की गिरफ्तारी एनसीबी ने की है और गिरफ्तार शख्स का नाम शमीम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 50 साल है और करीब 2 साल से अफगानिस्तान और भारत में आने वाली, खासकर दिल्ली NCR में आने वाली हेरोइन को किस तरीके से पूरा नेटवर्क फैलाना है, किस तरीके से उसको आगे सप्लाई करना है, वो पूरा काम वो देखता था। और हवाला का पैसा कैसे इधर से उधर करना है, बाहर पहुंचाना, उसको कैसे रूट करना है, वो ये देखता था। और इस वक्त मैं शमीम के ही ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। शमीम इंटरनेशनल के नाम से ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है और यहीं इसी ऑफिस में, ये जो ब्राउन डोर है, इसी ऑफिस के अंदर बैठकर वो अपना पूरा नेटवर्क चलाता था। और एक बार में शमीम करीब 40 से 50 लाख का हवाला का पैसा जो है वो इधर से उधर करता था और पूछताछ में भी उसने ये बताया। और वैसे तो शमीम मंडी में आरती का काम करता है, पर वो करीब 2 साल पहले शाहीन बाग से गिरफ्तार हैदर के संपर्क में आया और तब हैदर से उसे मनी ट्रेल का काम सौंपा गया। और चूंकि शमीम हवाला कारोबार से जुड़े बिचौलियों से अच्छे लिंक थे, इसलिए दुबई में बैठे इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शाहिद ने शमीम को अपने रैकेट में शामिल किया। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा ड्रग्स है, किस तरीके से पूरा ट्रेल होता था, आपको बताना चाहेंगे। जो इसका पूरा रूट था, इंडो अफगानिस्तान पाकिस्तान सिंडिकेट के थ्रू ये पूरा हेरोइन, ड्रग्स और ये जो पूरा हवाला का पैसा है वो रूट होता था। और शमीम जो है एक तरीके से इसमें काम करता था, हवाले का पैसा को किस तरह से रूट करना है और जो हेरोइन दिल्ली में आएगी उसको किस तरीके से आगे सप्लाई करना है, ये तमाम चीजें भी वो देखता था। और जो 5वां आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम शमीम है। बताया जा रहा है कि शमीम के दुबई और कई दूसरी जगहों से सीधे संपर्क थे। शमीम हेरोइन से होने वाली कमाई का पैसा हवाला के जरिए विदेश भेजता था।
शमीम दुबई में बैठे शाहिद से भी संपर्क में था। इस केस में जिसमें हमने 50 किलो हेरोइन और 47 किलो अन्य मादक द्रव्य पकड़ा है, इसमें ये 5वीं गिरफ्तारी अभी हम लोगों ने हाल ही में की है। ये व्यक्ति ड्रग मनी के लेन देन और जो मुख्य आरोपी है उस तक पैसे पहुंचाने के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले के तार अफगानिस्तान समेत दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। शाहीन बाग में जो ड्रग्स मिली थी वो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरात होते हुए दिल्ली आई थी। यहाँ से उसे दूसरे शहरों में जाना था। एनसीबी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। एनसीबी की टीम गुजरात और पंजाब के अटारी भी जाएगी ताकि सारे तार जोड़े जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर आपको उत्तर प्रदेश के चंदौली से बताते हैं। दरअसल यहां पर पुलिस की दबिश के दौरान एक युवती की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्यों, हिमानी बताएंगी आपको। जी हां, आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव ने दरअसल इसको लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन वहीं डिप्टी सीएम किस तरह से पलटवार करते हुए नजर आए, आइए आपको दिखा दूं। चंदौली में यूपी पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासी बवाल मच गया है। पुलिस की दबिश के दौरान 19 साल की युवती की संदिग्ध मौत हो गई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस घटना को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार किया है। पुलिस ने जानबूझकर ये घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। घटना चंदौली के मनराजपुर गांव की है। पुलिस की दबिश के दौरान हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव की एक बेटी की मौत हो गई थी, जबकि दूसरी बेटी अस्पताल में भर्ती है। आरोपी कन्हैया यादव अब उल्टे पुलिस पर आरोप लगा रहा है और पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहा है। पीड़िता पुलिस आई, जबरदस्ती चढ़ गई। 2 बच्चियां घर में थी और बड़ी बच्ची को पुलिस ने मारा पीटा और छोटी को इस घर में बंद करके मारा। लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की बेटी के शरीर पर सिर्फ 2 निशान मिले हैं। एक गले में खरोच का है, दूसरा जबड़े पर मामूली चोट का। बहुत सारे वीडियोज इसमें वायरल हो रहे हैं, कुछ लोगों को उसमें भड़काया जा रहा है। उसको सबको हम अब इस केस में संज्ञान लेंगे और कोई भी जो साक्ष्य इसमें कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। सभी को हम नोट कर रहे हैं, हमारी टीम नोट कर रही है और जो भी जिसके भी बयान है उनको भी इंक्लूड करेंगे। इस मामले में चंदौली के थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह समेत 8 से 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए टीम भी बना दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुतिन का प्रण, जारी रहेगा आक्रमण। अमेरिका का वादा, यूक्रेन का साथ निभाएंगे। यूरोप में मोदी नमो मंत्र से निकलेगा युद्ध का समाधान। मुश्किल में इमरान खान, नियाजी की गिरफ्तारी तय। देखिए 10 में है दम, मेरे साथ रात 9:57 पर। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नोएडा की, जहां पर रोड रेज की एक बेहद ही सनसनीखेज घटना जो है वो सामने आई है। यहां पर कुछ युवकों ने एक युवक को कुचलने की कोशिश की। इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास की हैं। तस्वीरों को गौर से देखिए। कार सवार युवक वीडियो बना रहे युवक को टक्कर मारता है। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक हवा में उछलकर सड़क पर गिर गया। कार सवार युवक ने बाद में कार में बैठकर युवक को रौंदने की कोशिश की। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक है।
पेशेंट अभी भी कॉन्शियस है, इरिटेबल अभी भी है, लेकिन पहले से थोड़ा कम है। इलाज चल रहा है, बाकी सब ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, सारी टेस्ट करके, और उन्हें उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। न्यूरो सर्जन देख चुके हैं, सुबह शाम देख रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर दो कार सवारों में गाड़ी में मामूली स्क्रैच लगने की वजह से झगड़ा हुआ और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ लोग बहसबाजी कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड में ये लड़के अपनी कार में बैठते हैं और तेजी से दूसरे लड़के को कार से रौंदते हुए निकल जाते हैं। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जानबूझकर आरोपियों ने उस लड़के को कार से रौंदा और इस घटना को अंजाम दिया। और इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है और आपको बता दूं कि जो 4 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं महामाया फ्लाईओवर के पास ही मौजूद हूं। हमारे पास भी एक व्हाइट गाड़ी है और इसी तरीके से दो गाड़ियां आपस में उनकी हल्की सी स्क्रैच लगने के कारण झगड़ा होता है और उसके बाद चारों आरोपी कार में बैठते हैं और उस दूसरे शख्स को रौंदते हुए चले जाते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि लेफ्ट साइड से निकाल के वो गाड़ी को गए और इस पूरी घटना में वो शख्स पूरी तरीके से घायल हो गया। युवक को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन कार सवार दबंगों ने वारदात को अंजाम क्यों दिया, जरा सुनिए। दबंगों की कार में दूसरी कार से टक्कर हो गई। इसमें कुछ युवकों की कहासुनी होने लगी और विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने युवक को जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने जो है सीधा उसकी गाड़ी को उसको दे टक्कर मारी बहुत, जो कि मेरा बेटा बिल्कुल जो बॉल की तरह उछल करके रोड पे जाके गिरा, बीच रोड पे, हाईवे पे, महामाया फ्लाईओवर से आगे अमेठी वाले रोड पे। अब कैसे करेंगे? अब आईसीयू में है, अभी तक होश आया नहीं है उसको। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वारदात के पीछे की हकीकत क्या है, इसकी जांच की जा रही है। आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है। महामाया पर 2 पक्षों के बीच में पहले झगड़ा हुआ और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को काफ़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाकर काफ़ी इंजर कर दिया, जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, लेकिन दबंगों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया? क्या पकड़े गए आरोपियों का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।